इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार आज मेरी बात याद रखिएगा, जो कट ऑफ होगा ना, इस बार 26% था, अगली बार 20 से ज्यादा नहीं हो सकता। आज मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूं। अरे फायदा उठाने की क्या बात, फायदा ये उठाना चाहता हूं, एक बहुत ज़्यादा एनालिटिकल बेस्ड, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड जो अप्रोच है वहाँ यूपीएससी में चाहिए होती है। अभी तक इस तरीके की अप्रोच आरपीएससी, तो हम बहुत समय पहले ही इस चीज को स्टार्ट कर चुके हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अर्थात अब करंट इश्यूज नहीं रहे केवल, इनको बनाना पड़ेगा क्रिटिकल इश्यूज के रूप में। ये क्रिटिकल इश्यूज क्या होते हैं बच्चों? नमस्कार दोस्तों, आरएस ओनली के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि आरपीएससी आरएस एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज करने का प्लान कर रहा है, और हम भी इस बारे में बहुत सारी चीज़ें सुन रहे थे। कोई कह रहा था कि यूपीएससी की तर्ज पे चेंज होगा, कोई कह रहा था जीपीएससी की तर्ज पे चेंज होगा। बट अब आरपीएससी ने अपने सारे पत्ते सबके सामने खोल दिए हैं, सारी डिटेल्स जो हैं वो सबके साथ साझा की जा चुकी है। अब एक ऐसे क्रूशियल जगह पे हम लोग आ गए हैं कि जो स्पेकुलेशंस थी वो स्पेकुलेशंस अब रियलिटी में बदल गई है, और अब आपको पता है कि अब आपके सामने क्या चैलेंज है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके आगे की जर्नी के लिए, आपके डाउट्स और आपको आगे किस तरीके से प्रोसीड करना है, इसके बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं हमारे चीफ मेंटर श्री राकेश वर्मा सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सर, काफ़ी लंबे टाइम से ये बातचीत चल रही थी कि आरपीएससी जो है वो अपना पैटर्न चेंज करेगी, और जैसा आपने पहले भी अपने वीडियोस में जिक्र किया था और स्पेकुलेट किया था कि आरपीएससी जो है अब एनालिटिकल फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस की तरफ जाएगी, और वैसा ही हमने देखा भी कि जो पैटर्न चेंज हुआ है, जो अप्रोच बदली है उन्होंने, जो नई चीज़ें एडिशंस भी हुई हैं। तो सबसे पहला तो फर्स्ट थॉट कि मतलब अभी जो चेंज किया है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं सर, और आपको क्या लगता है? वेरी इंटरेस्टिंग। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मुझे बहुत दिनों से आशा थी, क्योंकि मैं पिछले 2 साल के जब पेपर्स देख रहा था सर, मुझे साफ साफ लग रहा था कि सारा का सारा टर्न टूवर्ड्स यूपीएससी पैटर्न हो रहा है, और अब हो गया। अल्टीमेटली जब बाहर आ गई कैट सर अपने थैले में से, तो पता चल गया कि अब हमने अपने आप को जोड़ लिया है यूपीएससी के सिस्टम से। पुराने सिस्टम को भूल चुके हैं और उसको पीछे छोड़ दिया है। तो सर ये एक जैसा आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया, पर हम जब यूपीएससी के डोमेन को देखते हैं या यूपीएससी के बारे में बात करते हैं, तो हमें लगता है कि एक बहुत ज़्यादा एनालिटिकल बेस्ड, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड जो अप्रोच है वहाँ यूपीएससी में चाहिए होती है। अभी तक इस तरीके की अप्रोच आरपीएससी थोड़ा बहुत तो करता था, बट एक सिग्निफिकेंट नहीं था। बट ये जो पैटर्न है, जो चेंज है, उसमें आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि वो बहुत एक बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट नज़र आता है। तो अब यहाँ पे बच्चों को, क्योंकि अब जैसा आरपीएससी ने कैलेंडर भी जो शेयर किया था, तो मोस्टली ये भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट 15 दिन के अंदर वो वैकेंसी भी अनाउंस कर दें। तो अगर 3-4 महीने का समय अब बच्चों के पास में है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, तो यहाँ से अगर किसी को स्टार्ट करना हो और अगर अपनी जर्नी डिसाइड करनी हो, तो क्या उसको करना चाहिए और कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए? यस, वेरी इंटरेस्टिंग। आज मैं इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। अरे फ़ायदा उठाने की क्या बात, फ़ायदा ये उठाना चाहता हूँ कि बच्चों को सही डायरेक्शन मिल जाए। ऐसा ना हो कि बच्चे जगह जगह भटकते रहें और एंड में जाकर फेलियर की तस्वीर उनके सामने। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि इम्पॉर्टेंट ये है कि इस बार आज मेरी बात याद रखिएगा, जो कट ऑफ होगा ना, इस बार 26% था, अगली बार 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता 26 के एग्ज़ाम में। अर्थात अब हमारे को डिफरेंट तैयारी, डिफरेंट प्रयास और डिफरेंट स्ट्रेटजी की आवश्यकता है। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ आमिर जी सर कि सबसे ज़रूरी चीज़ इस पूरे पैटर्न चेंज होने के बाद ये है कि हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा स्मार्ट स्ट्रेटजी में। अब ये स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है सर? स्मार्ट स्ट्रेटजी का मतलब है, क्योंकि अब ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे, तो अब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस में छोटे छोटे आंसर लिखकर काम नहीं चला सकते। अर्थात सबसे पहला स्टेप, क्योंकि एग्जाम का टाइम तो बहुत कम है, तो सबसे पहला स्टेप कि हमको अपना एक्सप्रेशन इंप्रूव करना है, आंसर राइटिंग इंप्रूव करनी है, और जो सबसे बड़ी बात है, पता है क्या सीखनी है इसके अंदर, जो कि पहले बच्चे लैग करते रहे हैं,
और इसलिए कट ऑफ इतना नीचे जाता रहा है वो ये कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इसको समझे ही बिना कोई शब्द पहचाना और उसके ऊपर आंसर लिखना शुरू कर दिया। मार्क्स तो आने ही नहीं है और इसलिए मार्क्स भी नहीं आते। अब हमारी स्ट्रेटजी में सबसे बड़ा चेंज ये होना है कि हम ये सीखें कि कोई क्वेश्चन अगर आया है तो उसमें पूछा क्या है, और अगर हम यही चीज समझ जाएं कि पूछा क्या है तो 150 शब्दों में अपने आंसर को हम एक्सप्रेस कर पाएंगे। नहीं तो 50-60 शब्द लिखने के बाद अब वंडर स्ट्रक होंगे कि अब मैं आगे कैसे बढ़ूं। अर्थात जो सबसे पहला स्टेप है आमिर जी वो ये कि हमें समझना पड़ेगा कि अब जो क्वेश्चंस आएंगे जिनके 150 शब्दों में उत्तर देने होंगे उनको कैसे समझना है, कैसे उनको लिखना है और कैसे उसमें स्कोर करना है। यह है अपना फर्स्ट गुरु मंत्र। सर तो मतलब आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात को हाईलाइट किया, बिकॉज एक तो ये भी चेंज था कि पहले 100 वर्ड में क्वेश्चंस 100 वर्ड में आंसर्स लिखने होते थे आपको, और अब 150 वर्ड हो गया तो आपको स्कोप भी बढ़ गया। बट यहाँ पे एक और चीज़ हाईलाइट करने की ज़रूरत है सर कि ये अब हमको जो हम पहले करंट अफेयर्स को जिस तरीके से देखते थे राजस्थान स्पेसिफिक भी, उस अप्रोच को भी बदलने की ज़रूरत है। जैसे आपसे काफ़ी कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी तो आप कह रहे थे कि विकसित राजस्थान एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एंड और उसको अडॉप्ट भी कर लिया, उसको पूरा पार्ट भी बना दिया एग्ज़ाम के पैटर्न का। तो उस तरीके से हमारे को अब एक जो ब्रॉड लर्निंग चाहिए या जो करंट अफेयर्स को देखने का एक नज़रिया चाहिए, तो उस पर आपका क्या सर टेक है और आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब अब करंट अफेयर्स को किस तरीके से पढ़ा जाए? आमिर जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये क्या है कि ये RAS ओनली सर शायद मुझे लगता है कुछ गॉड के सिग्नल आते रहते हैं। अब हमको कैसे पहले पता लग गया कि ऐसा हमको करना है? तो हम बहुत समय पहले ही इस चीज को स्टार्ट कर चुके हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अर्थात अब करंट इश्यूज नहीं रहे केवल, इनको बनाना पड़ेगा क्रिटिकल इश्यूज के रूप में। ये क्रिटिकल इश्यूज क्या होते हैं बच्चों? क्रिटिकल इशू का मतलब है कि आपने कोई भी करंट इशू पढ़ा, जैसे कि हमारे हम रोज पढ़ाते हैं। अब इस करंट इशू को आपको जोड़ना है थ्योरेटिकल कंसेप्ट के साथ। अर्थात क्रिटिकल इशू क्या हुआ? करंट इशू प्लस उससे संबंधित जो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। यहां पे एक चीज और मैं इंगित करना चाहता हूं। अब हमें पता नहीं क्यों मन में ऐसा आया इस इंस्टीट्यूट के अंदर, जब से खुला हम पीछे पड़े हुए थे, और ये जैसे ही डॉक्यूमेंट 2047 वाला आया सर, तो हमने एक नई एक्सरसाइज शुरू कर दी। आज से नहीं, नवंबर से, कि उसके अंदर से क्या क्या चीज छाटी जानी है, कैसे उसको कन्वर्ट करना है राजस्थान ओरिएंटेड या फिर पूरे कंट्री के ओरिएंटेड, ताकि हमारे बच्चों को ये पता तो रहे कि क्वेश्चन में क्या आने वाला है। अर्थात राजस्थान हो चाहे वो इंडिया से संबंधित क्वेश्चन हो, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने होंगी, और जो गवर्नमेंट का प्लान है 2047 की जो हमारी विजन डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार परफेक्टली ओरिएंटेड होगा। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। सर तो मतलब जैसे आपने ये हाईलाइट किया कि क्रिटिकल इश्यूज़ के बारे में बात करी, बर्निंग इश्यूज़ कह लें, हम क्रिटिकल इश्यूज़ कह लें, या जो भी इस तरीके की चीज़ है जिसको आपको एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। यस। जिसमें उसका बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए, उसके इम्प्लीकेशंस भी पता होने चाहिए, और उसका जो भी करंट जो स्टेटस है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अब ये सब क्या है कि सर कोई स्टैटिक टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो अगर स्टैटिक पार्ट को कवर करती हैं तो वो अपडेशंस जो हैं वो हटा देती हैं। जब हम मंथली मैगजीन्स देखते हैं तो वो करंट अफेयर्स को ज़्यादा हाईलाइट करती हैं, तो उसमें वो जो स्टैटिक एरिना होता है वो गायब हो जाता है। तो ये क्या एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है स्पेशली फॉर द न्यू कमर्स। तो उस चीज़ को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, और उसमें अगर हमारे को अगर ये देखना है कि अब यहाँ से किसी को स्टार्ट करना है, तो व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच और स्ट्रैटेजी? आमिर जी सर, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि RPSC ने इतने बड़ा चेंज किया। आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं सर, उन सब्जेक्ट्स के अंदर हम कर ये रहे थियोरेटिकल कंसेप्ट्स और करंट इश्यूज। बच्चे कोई सा भी हमारा कोर्स देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने YouTube पर अवेलेबल करा रखी हैं। हमने वहाँ बिल्कुल स्पष्ट किया है कि ये इंपॉर्टेंट इशू है, और इसके साथ इस तरीके से हमने कंसेप्ट जोड़ा और ये निकल कर आया, उससे आंसर देने में आपको मदद मिलेगी। सो आमिर जी, वी आर ऑलरेडी ऑन दैट जॉब।
सर तो इसमें मतलब ये भी मैं समझना चाहता हूँ कि जो आप अपनी टेस्ट सीरीज डिज़ाइन कर रहे हैं या जो बच्चों को रेगुलर प्रैक्टिस कराते हैं, तो उसमें करंट का कितना इम्पैक्ट होता है या कितना सिग्निफिकेंट पोर्शन करंट को भी आप इंक्लूड करते हैं? ये आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पूछी। मुझसे कल शाम से बहुत सारे बच्चे बात कर रहे हैं इस बारे में। ये मेरी आज भविष्यवाणी है और एज वेरी एक्सपीरियंस टीचर एंड ए ब्यूरोक्रेट, इस साल से आप देखेंगे कि करंट क्रिटिकल इश्यूज का प्रभाव अप्रॉक्सीमेटली 60% होने वाला है नए पेपर्स में, नए पेपर के पैटर्न में, अर्थात जमीन आसमान का अंतर। इसका मतलब ये भी हुआ भाई कि जो बच्चे अब तक पढ़ते आ रहे हैं, रटी रटाई टेबल्स, डॉक्यूमेंट्स, डेटा, वो कोई काम नहीं आने वाला एग्जाम के अंदर। तो ये तो मतलब एक तरीके से आप स्टडी अपना जो तरीका है पढ़ने का उसको ही बदलने की बात कर रहे हैं, बिकॉज पहले जो फोकस होता था, अगर मैं अपने टाइम से जब देखता आ रहा हूँ सर, तो हम लोग कुछ पर्टिकुलर मैगजीन्स जो हैं वो करंट अफेयर्स की उनको पढ़ लेते थे, उनके कुछ फैक्ट्स को याद कर लेते थे, इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ लेते थे और उससे ही एक प्रीलिम्स हमारा क्लियर हो जाता था। तो अब यहाँ से चूँकि ब्रॉड चेंजेस अपने जो कॉन्टूर्स हैं उसको डिफाइन किया है, तो अब अगर मैं स्मार्टली अगर एक ओवरऑल स्टडी की बात करूँ तो व्हाट इज द फाइनल गुरु मंत्रा इफ वी वांट टू आस्क? मैं फिर भी एक चीज़ थोड़ी सी एडवांस में बोलना चाहूँगा सर कि आज की तारीख में सबसे बड़ी आवश्यकता ये है, चाहे कोई बच्चा हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे कोई इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम दे रहा है, उसकी आंसर राइटिंग परफेक्ट होनी है। यहाँ एक चीज़ आज ही बता देता हूँ बच्चों आपको, आंसर राइटिंग परफेक्ट होने का मतलब है ना केवल एनालिसिस, बट उसके साथ साथ ही अपने विचारों को भी रख पाना, सिंपल सेंटेंसेस यूज करना और एक पैरा को दूसरे पैरा से कनेक्ट कर पाना। और बच्चों एक बात और याद रखना, ये जो बाहर फैला रहता है ना कि किसी भी आंसर के अंदर पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। यूपीएससी ने या आरपीएससी ने ऐसा कहीं भी प्रोवाइड नहीं कर रखा। अब तो हमें एआई का ज़माना है ना हमारा, और हमारा इंस्टीट्यूट तो एआई के ज़माने में बहुत आगे है। ध्यान रखना, आंसर राइटिंग स्टार्ट होगी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट से और डायरेक्ट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए पॉइंट्स वाइज आंसर से। यह है हमारी टेक्निक और यह है एक इंपॉर्टेंट मंत्र। अब आमिर जी मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को इतने मोटे मोटे नोट्स, इतनी मोटी मोटी बुक्स, और उनको पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं। अब तो सवाल ही नहीं है आप कितना पढ़ोगे, कितना रटोगे, आफ्टर ऑल एक ब्रेन की भी तो कैपेसिटी होती है। अब आप देखिए इस बार सिलेबस विस्तृत कर दिया है, किसी भी सब्जेक्ट को देखिए बढ़ाते गए चीज, उसके अंदर बढ़ाते गए चीजें। अब वो सारा पढ़ सकते हो क्या? इतना समय है क्या आपके पास? है ही नहीं। तो दो चीजें करने की आवश्यकता है और इनको मैं हमेशा मंत्र 3 और मंत्र 4 कहता हूं। वो क्या है? सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज पढ़नी है एग्जाम के लिए। अब ये कौन बताएगा बच्चों? देखो ये साधारण इंस्टीट्यूट नहीं बताने वाले, इसके लिए चाहिए डेडिकेटेड टीचिंग, डेडिकेटेड टीचर एंड डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन, जो इस पूरे सिलेबस में से फिल्टर आउट कर कर आपको उस डायरेक्शन में ले जाए जहां पर आप आसानी से उतने मार्क्स अचीव कर सकें जो कि सफलता के लिए आवश्यक हैं। और लास्ट में एक चीज और बताना चाहता हूं, ये यहां पर चलता नहीं है, अब चलाना पड़ेगा। वो है बच्चों को स्मार्ट नोट्स बनाना आना चाहिए। ये क्या बात है? नोट्स तो बनाते ही हैं हम, हर बच्चा ये कहेगा हम नोट्स तो बना रहे हैं, स्मार्ट नोट्स की क्या बात हो गई? दैट इज द पॉइंट। स्मार्ट नोट का मतलब है जब आपका एग्जाम का टाइम आए, चाहे वो प्रीलिम्स हो और चाहे वो मेंस हो, दोनों समय आपके पास वो सामग्री उपलब्ध रहे जिसमें से डेटा माइनस, बिना बात की इक्वेशंस, बिना बात की थ्योरी माइनस, वो चीजें जिनकी संभावना एग्जाम में है वो आपके पास सिंगल शीट्स में उपलब्ध रहे हैं। ये आप हमारे इंस्टीट्यूट में जब आएंगे ना, आपको पता भी चलेगा कि स्मार्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। और ये याद रखिएगा मेरी बात,
बिना स्मार्ट नोट बनाए इस बार अच्छी स्कोरिंग करना इम्पॉसिबल है। दैट इज द पॉइंट आमिर जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा, बिकॉज जैसे आपने कहा मीडियम की बात करी आपने इंग्लिश के लिए, पेपर 4 में हमने देखा कि पेपर 4 में पहले क्या होता था कि इट वाज टिल्टेड टुवर्ड्स हिंदी, बट नाउ दे हैव गिवन मतलब बैलेंस्ड अप्रोच, बैलेंस्ड व्यू टू ऑल दी टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब जो ऐसे का एक कंपोनेंट ऐड किया गया है, हालांकि ऐसे के कंपोनेंट में उन्होंने मार्क्स तो फिर भी लिमिटेड रखे हैं, 40 मार्क्स ही हैं, बट ये भी एक तरीके का इंक्लूजन है जो यूपीएससी के पैटर्न से लिया गया है। और ऐसे अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिस विच टेक्स हेल लॉट ऑफ एफर्ट्स टू डेवलप दैट एबिलिटी टू राइट अ गुड ऐसे। तो वहाँ जो वो अप्रोच अभी तक तो यहाँ पे थी नहीं, आरपीएससी में तो स्पेशली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो अब उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है और उसको अप्रोच कैसे करने की ज़रूरत है, मतलब बहुत बढ़िया बात। देखिए आरपीएससी तो अब आपके अंदर से असलियत निकाल के ही रहेगी। अब ऐसे की बात, एक बात और याद रखिएगा मेरा बच्चों, इस बार से ऐसे एथिक्स की तरफ झुके हुए बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि आपने एक बात देखी, इस बार ये भी ऐड हो गया है सिलेबस के अंदर कि जो एग्जामिनेशन के अंदर बेईमानी करते हुए, फर्जी पेपर देते हुए पकड़े जाएंगे, उनके अगेंस्ट क्या कार्रवाई होगी, यानी कि वो एक्ट भी अब कोर्स का पार्ट है। अर्थात समझ जाना चाहिए हमको इमीडिएटली कि अब ज्यादा से ज्यादा जोर एथिकल एसेस पे होने वाला है। अरे ये तो मुश्किल बात हो गई, ऐसे एसेस तो हम सीखते ही नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिखाते ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, यहां पर हमने एक बहुत ही सरल सा रास्ता इसके लिए बनाया है। और हमारे यहाँ जो टीचिंग स्टाइल है ना इंग्लिश की, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि हम उसके अंदर पहले ग्रामर को पढ़ा रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चा शुरू से ही सरलता से अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाए। अर्थात ऐसे के लिए क्या जरूरी है बच्चों, पता है आपको? एनेक्डोट्स और कोटेशंस को अभी से याद करना शुरू कर दो। अगर एनेक्डोट्स और कोटेशंस आपने इकट्ठी नहीं करनी शुरू की तो बड़ा मुश्किल है। अब सवाल ये उठेगा, आप मुझसे अगला क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भैया एनेक्डोट्स और ये कहां से लाऊं मैं? कोट्स बड़ा सिंपल है, राजस्थान पत्रिका पढ़ रहे हैं, राजस्थान पत्रिका पढ़िए, भास्कर पढ़ रहे हैं, भास्कर पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, हिंदू पढ़ रहे हैं, हिंदू पढ़िए। सब में एडिटोरियल पेज के साथ साथ कोटेशंस और एनेक्डोट्स आते हैं। बच्चों मैं चूंकि ऐसे भी पढ़ाता रहा हूं बहुत समय से, करीब करीब 7 साल से, सबसे बड़ा सूत्र यही है कि कैसे ऐसे शुरू कर उसके बीच का मटेरियल उदासीन ना हो जाए, ये सुनिश्चित कर, और फिर जो ऐसे का टॉपिक है उसको स्थापित किया जाए। ये ट्रिक है जो सीखनी ही पड़ेगी इस बार आपको, क्योंकि छोटी छोटी चीज नहीं लिख रहे, ऐसे लिख रहे हैं, फुल फ्लेजेड ऐसे। तो मेरे को लगता है कि सर एक जो ब्रॉड ओवरव्यू और जो डायरेक्शन की ज़रूरत थी, चूँकि अब एक नया पैटर्न आ रहा है और इतनी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी थी, तो आपने बहुत सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में ये बताया कि अब यहाँ से जो जर्नी है उसको आपको किस तरीके से ले जाने की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने डिटेल में हमारे साथ ये बात शेयर करी, और उम्मीद है कि कुछ स्पेसिफिक स्पेशल सेशंस, स्पेशली जैसे जो आपने अभी बीच में भी कहा था कि कीवर्ड्स हैं, क्वेश्चन कीवर्ड्स हैं, क्वेश्चंस को लिखना कैसे है, क्या करना है, उस तरीके की चीज़ें भी आप लोगों बच्चों के साथ शेयर करते रहेंगे। हाँ अमीर जी, एक मैं लास्ट ही अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये मैं बताना भी चाहता था। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, अभी आके तो देखे बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट पर, हम बहुत सारी क्लासेस अपनी यूट्यूब पर डालेंगे जो डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और वहाँ सडनली आपको आइडिया लगेगा कि अरे ये सब बातें जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, वो तो ऑलरेडी लय में हैं, उस तरीके से चल रही हैं। सिर्फ ज़रूरत क्या है, हमारे यहाँ पर आने की, बात करने की, डिस्कशन कर समझने की, और उस दिशा में बढ़ना कि कैसे अपने आप आंसर राइटिंग में अपने आप को परफेक्ट करना है, कैसे प्रीलिम्स में ऑप्शंस चूज करना आना चाहिए। ये भी ध्यान रखना बच्चों, इस बार बाद में मत पछताना। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में ऐसे आने वाले हैं जिसके अंदर ये पूछा जाएगा कि ये ऑप्शन है ABCD, तो इसमें से कितने ऑप्शन करेक्ट हैं। गैस नहीं कर पाओगे इस बार, एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस नहीं कर पाओगे इस बार,
तैयार रहना अच्छी तरीके से। अर्थात जब तक थॉरो स्टडी नहीं होगी उस पर्टिकुलर क्रिटिकल इशू से संबंधित, सफलताओं से दूरी बनी रहेगी। नजदीकियों में कन्वर्ट करना है ना उसको, दैट इज द पॉइंट। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे सभी दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से गाइड भी करते रहेंगे, और जो इश्यूज़ बच्चों को एंजाइटी जो आती हैं अलग अलग लेवल पे, उसको आप एड्रेस भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड थैंक यू।